हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्किंग क्लास इन द नेशनल मूवमेंट। आज हम समझेंगे कि नेशनल मूवमेंट जो रही, जो फ्रीडम का स्ट्रगल रहा, उसमें वर्किंग क्लास का क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या क्या उनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस थे, क्या क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स थी। उन सारी चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने मेरे अभी पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर उन्हें मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे सेशंस हैं अभी तक जो हमने कर लिए हैं, उनको देखिए एक बार, थॉरोली पूरे कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फैक्चुअल नॉलेज एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों को जोड़ते हम चले जा रहे हैं। और ये जो सारे सेशंस हम कर रहे हैं, ये हर लेवल के लिए आपको काम आएंगे, चाहे आप कितना ही छोटा ही एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप कितना ही बड़ा एग्जामिनेशन दे रहे हो, बोथ राज्य और यूनियन लेवल का, सेंटर लेवल का, राइट। सो दैट मीन्स इतिहास की बेसिक समझ, कॉन्सेप्ट भी बना रहे हैं हम, प्लस सारे के सारे फैक्ट भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर यू चेक दोज आउट। अगर उसके अलावा आप UPSC CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे और उस एप्लीकेशन पे CSC से रिलेटेड एक स्मार्ट कोर्स आपको मिलेगा। नॉट जस्ट CSC, लेकिन अन्य हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ, हर एक एग्जामिनेशन के रिलेशन में आपको वहां पर पढ़ने को बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट. So having said all this, let us start the session. So today we are going to study the involvement of the working class in the national movement, and the very first thing that we will start with is the background of the topic. And सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली एफर्ट, शुरुआत में एफर्ट्स जो है वो क्या क्या किए, शुरुआत में पॉलिटिकल शक्तियां क्या थी, बड़ी पॉलिटिकल शक्ति तो आप कह सकते हैं जो मॉडरेट्स थे। क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वाला जो टॉपिक कराया है, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भारत में फैले हुए थे, उन्होंने जुड़कर जो है वो मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर दी। सो दैट मीन्स कांग्रेस की स्थापना होने के बाद एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो एक अखिल भारतीय लेवल पर, राइट, अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रंट जो है वो पेश किया भारतीयों ने। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के अलावा और नहीं थे, डेफिनेटली थे। मैंने आपको बताया है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1883 में भी और 1885 में भी हुई थी। मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कॉन्फ्रेंस किसने करवाई थी और कहां करवाई थी, जिसके साथ क्लैश हुआ था टाइमिंग्स का ऑल इंडिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राइट। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं अर्ली एफर्ट्स। सो अर्ली एफर्ट्स में पहला पॉइंट देखिएगा, द अर्ली नेशनलिस्ट स्पेशली द मॉडरेट्स। सो मॉडरेट्स 1885 के बाद कांग्रेस में एक्टिव हुए। उससे पहले मॉडरेट्स अन्य काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिव थे। लेकिन जो 19वीं शताब्दी है, उसके मतलब जो उसका हाफ मार्क, राइट, जो 1858 के बाद या 1850s के बाद ही क्यों जो है वो हमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उत्थान होता हुआ दिखता है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या में बढ़ोतरी आती हुई दिखती है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो सोशल और उनकी पॉलिटिकल और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है, उसके सुधार लाने के जो है वो हमें मूवमेंट्स क्यों आते हुए दिखते हैं। तो इसका सबसे पहला और बेसिक रीजन है, बैकग्राउंड समझ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक रीजन है, जो रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। क्योंकि रेलवे के स्थापित हो जाने की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ा। नॉट जस्ट व्यक्ति एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तेजी से जा सकता था, लेकिन गुड्स को भी ट्रैवल करना जो है वो मुनासिब हो गया था। तेजी से जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को कोस्ट लाइन तक पहुंचा सकते थे और वहां से भारत से एक्सपोर्ट कर सकते थे। दैट मीन्स जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है भारत के, वो आपस में, उनके बीच का जो गैप है वो जुड़ गया और तेजी से जो है वो सामान मूव होने लगा। अब रेलवेज एस्टेब्लिश करी, जो लॉर्ड डलहौजी का माइन्यूट है रेलवे का 1853 का, वहां से उसके बाद उसने रेलवेज को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। भले ही रेलवेज की टेस्टिंग पहले ही हो गई थी, राइट, लेकिन कमर्शियल तौर पे, और फिर उसके बाद जो अगर पैसेंजर रूप में भी जो है वो ट्रेन का इस्तेमाल उसके ही बाद शुरू हुआ। लेकिन रेलवेज के आ जाने की वजह से जो कॉटन मिल्स हैं, जो बंबई प्रेसिडेंसी की कॉटन मिल्स हैं और बंगाल प्रेसिडेंसी की जूट मिल्स हैं, वो आपस में जुड़ना शुरू हो गई, राइट। उसके अलावा भारत में जहां जहां पर इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स या उसके अलावा और भी जितने भी इंडस्ट्रीज उस समय पॉपुलर थे, वो सब अब मेजर पोर्ट से जल्दी से कनेक्ट होने लगे।
दैट मीन्स ये कि जो लाइक मान लीजिए जो इलाहाबाद की इंडस्ट्रीज हैं, लखनऊ की जो इंडस्ट्रीज होंगी, उसके अलावा दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज हैं, पंजाब में जो इंडस्ट्रीज अगर कुछ हैं, उसके अलावा राजस्थान में, गुजरात में अगर कुछ इंडस्ट्रीज हैं, दक्षिण भारत में जो पेनिजुलर पार्ट है वहां पर जो इंडस्ट्रीज है, जो मेनलैंड है पेनिजुलर का ना, मैं पेनिजुलर कोस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेनलैंड है पेनिजुलर का, हैदराबाद हो गया जैसे, और जो पुराने शहर है इंदौर है, पूना है, वो ये सब जो एरिया है, यहां पर अगर कोई इंडस्ट्रीज हैं तो उनमें वर्कर्स की संख्या बढ़ी क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट हो गया तेज। सिंपल सी बात है, क्योंकि रेलवेज अब उनका प्रोडक्ट जो है वो कोस्टल लाइन पर जल्दी ले जा सकता है। कोस्टल लाइन में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि पोर्ट से ही एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर यूरोप की तरफ, राइट। सो दैट मीन्स जहां जहां पर भी ये इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स है उनमें बूम आना शुरू हुआ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। सो ये एक रेलवे का इंपैक्ट था। आगे एक मैं आपको एक पूरा टॉपिक करवाऊंगा कि रेलवे कैसे एस्टेब्लिश हुआ, पोस्टल सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश हुआ, टेलीग्राफ कैसे एस्टेब्लिश हुआ, प्लस ये दोनों भी पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ सिस्टम के अपग्रेड हो जाने की वजह से भारत में जो ट्रेड है वो स्मूथ हो गया। ट्रेड स्मूथ हो गया तो ऑटोमेटिकली जो छोटे व्यापारी थे, जो भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, जो छोटे पूंजीपति थे छोटे शहरों में, उन्होंने धीरे धीरे अपनी मिलों की जो है वो साइज बढ़ाया और वहां पर हमें बड़ी संख्या में बढ़ोतरी नजर आई। किसमें? मजदूरों की प्रेजेंस में, राइट। मजदूरों की संख्या बढ़ी हर एक फील्ड में, पोस्टल में भी, रेलवेज में भी, टेलीग्राफ में भी, इन सर्विसेज में भी, नॉट जस्ट मिलों में लेकिन इन सर्विसेज में भी मजदूरों की संख्या बढ़ी, क्योंकि रेलवेज को बिछाना भी एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं कि लेबर था। उसके अलावा टेलीग्राफ सर्विसेज को बिछाना भी एक लेबर था, पोस्टल सर्विसेज को बिछाना भी एक लेबर था। सो यानी कि इन सर्विसेज को एस्टेब्लिश करने में भी बड़ी संख्या में लेबर्स लगे। सो हमें आप यह बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, यानी कि जो लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी है, वहां पर हमें धीरे धीरे वर्किंग जो क्लास है उसमें बढ़ोतरी आती हुई दिखती है। प्लस जोड़ते जाइए, मैंने बोला ना रिलेट करते जाना है। मैकॉले का माइन्यूट, 15/4 का डिस्पैच और उसके बाद यूनिवर्सिटीज एक्ट, यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें बढ़ोतरी, इंग्लिश एजुकेशन में बढ़ोतरी, दैट मीन्स वेस्टर्न आइडियाज भारतीयों में उत्पन्न। उसके अलावा ग्रांट इन एड्स वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे कि कब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देना शुरू किया है अंग्रेजी सरकार ने। अगर आपने मेरा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाला टॉपिक देखा है तो इस सवाल का आप जवाब दे सकेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अगर आप मिस कर जाएंगे मेरे सेशंस को तो ये छोटे छोटे बारीक क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है, मिल जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बहुत कॉमन किताबों से पढ़ा रहा हूँ। एज आई ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका हूँ मैं कि हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो बिल्कुल फाउंडेशनल किताबों से मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे हम हायर लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन कहानी में समझा रहा हूं आपको, राइट। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इतिहास के कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम उसको हायर लेवल पर ले जाएंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली। सो एज आई वाज सेइंग कि रेलवेज एस्टेब्लिश हुआ, रेलवेज एस्टेब्लिश होने के साथ साथ अन्य जो दो उद्योग हैं, नॉट उद्योग लेकिन दो जो सर्विसेज है उनका भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्लस जो मिल्स हैं, चाहे वो कॉटन की हो, चाहे वो जूट की हो, चाहे वो स्पाइसेस को रिफाइन करने की हो, चाहे वो कोल इंडस्ट्री हो, क्योंकि रेलवेज बढ़ा तो कोल इंडस्ट्री भी साथ में बूम किया। तो रेलवेज के साथ आप जोड़ सकते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज में बूम आया, इंडस्ट्रीज में बूम आया, प्लस एजुकेशन में बूम आ रहा था। या दैट मीन्स वेस्टर्न तर्ज पे लोग एजुकेट हो रहे थे। अगर वो एजुकेट हो रहे थे तो उनके अंदर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब क्या है, ये आइडियाज उनके दिमाग में आ रहे थे। दैट मीन्स अब वो अखिल भारतीय सोच रख रहे थे। दैट मीन्स भारत एक एज अ नेशन, जैसा कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बोला है कि दैट इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। तुरंत आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसने ये बात मेंशन की है, दैट इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। सबसे पहले ये फ्रेज किसने यूज किया है, राइट। उसके बाद मैं अगले सेशन में, अगर आप नहीं बता पाते हैं, मैं आपको अगले सेशन में ये पॉइंट मेंशन कर दूंगा। खैर, जो एजुकेटेड वर्ग है वो अब पॉलिटिकल संगठनों में जुड़ने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो एजुकेटेड वर्ग है वो मजदूरी नहीं कर रहा, इसलिए वो पॉलिटिकल संगठनों में जुड़ा। जो भारत की पीजेंट्री है, जो भारत के खेतों में थे पहले, उनको जो भूमि हर किया गया, उनको मजबूरन मिलों में काम करना पड़ा।
तो दैट मीन्स जो मिलों में काम कर रहा है अंग्रेजों की, जो अंग्रेजों के रेलवेज में मजदूरी कर रहा है, जो अंग्रेजों के नेटवर्क्स को बिछाने के लिए मजदूरी कर रहा है, जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, वो सारा क्या है? वो सारा इलिटरेट है। अगर वो इलिटरेट है तो अभी भी वो किसको माई बाप मान रहा है? वो अंग्रेजों को माई बाप मान रहा है, राइट। पहले वो किसको माई बाप मान रहे थे? वो अपने जमींदारों को और अपने जो फ्यूडल शासक हैं, भले ही वो राजपूतों के हों, भले ही वो मराठों के हों, भले ही वो सुल्तानों के हों, अफगानियों के हों, वो उनको माई बाप मानते थे, राइट। मैंने आपको एस्टेब्लिश किया ना कि छोटे छोटे पॉकेट्स हैं फ्यूडलिज्म, राइट। वैसे फ्यूडलिज्म पे एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एंशिएंट पे वापस आ जाइए। आएंगे हम समय के साथ, एंशिएंट पे भी वापस आएंगे, बिल्कुल वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम करेंगे कवर, लेकिन अभी हम इस सीरीज को थोड़ा आगे और ले जाएं, राइट। मैंने आपको बोला ना एक बेसिक सेटअप कर दूं मैं, उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो एनालिसिस भी होगा। अभी ये माइक्रो एनालिसिस नहीं है, अभी ये मत सोचिएगा कि दिस इज द डीप नॉलेज, राइट। अभी हम जाएंगे उसमें, अभी हम गए नहीं है वहां पर। जैसे कि मैं कह रहा था कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं है, वो मजदूरी नहीं कर रहे, राइट। वो एजुकेटेड है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन केवल वही ले पा रहा है जो संपन्न है, और जो संपन्न है वो मजदूरी क्यों करेगा? दैट मीन्स जो संपन्न है वो हो सकता है सुपरवाइजर का काम कर रहा हो, लेकिन मजदूरी नहीं कर रहा होगा, है ना। मजदूरी जो कर रहा है वो पीजेंट्री है, और जो पीजेंट्री है वो अनपढ़ है, और जो अनपढ़ है वो अंग्रेजों को माई बाप मान रहा है, वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। दैट मीन्स जो लीडरशिप है इन मजदूरों की, और जो अर्लीस्ट लीडरशिप है इन मजदूरों की, वो इस पढ़े लिखे वर्ग में से आएगी। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने हाथ गंदे नहीं कर रहा है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ऐसे प्रोफेशन में जा रहा है जैसे कि है वकालत, वो टीचिंग में जा रहा है, वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो अंग्रेजी दफ्तरों में नौकरी करने की कोशिश कर रहा है, वो अंग्रेजी बैंकिंग सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो अंग्रेजी इंश्योरेंस सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, राइट। दैट मीन्स वो सुपरवाइजर बनना चाहता है, वो बाबू बनना चाहता है, वो मजदूर नहीं बनना चाहता। दैट मीन्स जो लीडर्स हमें देखने को मिलेंगे इन मजदूरों के, वो लीडर्स इन मजदूरों में से उभर के नहीं आएंगे। वो लीडर्स हमें ये पढ़े लिखा वर्ग जो है वो वहां से निकलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बाद में कांग्रेस के रूप में संगठित हुआ और मॉडरेट्स फेज के रूप में जाना गया, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो इनकी डीप सिंपैथी है इन वर्कर्स के साथ। क्यों है डीप सिंपैथी? क्योंकि भारत में मासेज को जोड़ना है और वर्कर बहुत एसेंशियल हैं। सो दैट मीन्स जो मॉडरेट, शुरुआती मॉडरेट्स हैं, उनका ज्यादा खास ध्यान नहीं गया किस पर? वर्कर्स की कंडीशन पर। क्यों नहीं गया? इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने खास ध्यान दिया वर्कर्स की पोजीशन पर, और हमें एक्सट्रीमिस्ट के दो बहुत मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व दिखे हमें, किनके साथ? अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स। सो मॉडरेट फेज हम पहले करते हैं और फिर उसके बाद हम फेज बाय फेज आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप मॉडरेट फेज से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पर इस टॉपिक को मॉडरेट से क्यों शुरू किया है और पीछे से क्यों नहीं शुरू किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे से क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि वो हमने अभी तक कवर नहीं किया, राइट। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे जब मैं करा दूंगा, और जो कांग्रेस पार्टी है उससे पहले के जो संगठन थे उनको जब हम समझ लेंगे, तब हम इस टॉपिक को फिर से वहां से रिवाइव करेंगे और पीजेंट मूवमेंट भी समझेंगे, प्लस जो वर्कर्स है उनकी कंडीशंस को भी देखते आएंगे। क्योंकि ये वर्कर्स कहां से निकले हैं? ये वर्कर्स उन्हीं पीजेंट्री से ही तो निकले हैं। तो हम शुरुआत से ही, जब से एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ है अंग्रेजों का, तब से ही हम पीजेंट्री की कंडीशन को समझते आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि यही पीजेंट्री जो है वो अंग्रेजों की मिलों में काम करना कब शुरू कर दिया, इन्होंने भारतीय पूंजीपतियों की मिलों में काम करना कब शुरू कर दिया, राइट। सो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अर्ली एफर्ट्स हैं किसके द्वारा? मॉडरेट्स द्वारा लिए गए, और उन्होंने एफर्ट्स लिए या नहीं लिए, और अगर नहीं लिए तो किस वजह से नहीं लिए, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, द अर्ली नेशनलिस्ट स्पेशली द मॉडरेट्स, पॉइंट है, वर इनडिफरेंट टू द लेबर्स कॉज। यानी कि उन्होंने, जो मॉडरेट्स हैं, उन्होंने जो लेबर्स हैं उनकी मदद नहीं करी, उनके जो भी मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? देखिए, जो मॉडरेट्स हैं वो अभी अपना पैर जमाने के चक्कर में थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इस तरह का कोई ऐसा मुद्दा ले आएंगे जिससे अंग्रेज जो है वो हमें शक्ति में आने से ना रोक ले। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मॉडरेट्स को मॉडरेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हाथ जोड़ रहे थे ना। 3 पीज, वो 3 पी क्या है तुरंत कमेंट में बताएंगे आप। उन 3 पीज के माध्यम से वो क्या कर रहे थे? वो हाथ जोड़ रहे थे, राइट। द पॉलिटिक्स ऑफ मेलिकेंसी किसने कहा है? तुरंत आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, मैं हर सेशन में आपसे जो सवाल बार बार, जो सवाल इंपॉर्टेंट है उनको पूछता चला जाऊंगा। ठीक है। सो जैसे कि मैंने क्या कहा, द पॉलिटिक्स ऑफ मेलिकेंसी किसने कहा है, मॉडरेट, अर्ली मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स को, वो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डिफरेंशिएटेड बिटवीन लेबर इन द इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज एंड दोज इन द ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, जो ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज है उनके लेबर्स के जो मुद्दे हैं उसके लिए अर्ली जो मॉडरेट्स हैं या जो शुरुआती फेज था नेशनलिस्ट का उनका अलग रवैया था, और जो भारतीयों की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं मॉडरेट्स उनके लिए उनका अलग रवैया था। अलग अलग एटीट्यूड क्यों था मैं आपको समझाता हूं, अलग अलग रवैया क्यों था। राइट, एटीट्यूड शब्द का मतलब होता है रवैया। सो जो अंग्रेजी मिल में काम कर रहा है भारतीय, अंग्रेज जो है वो उनकी हालत बहुत बुरी कर रहे हैं नेचुरली, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन चाहिए ज्यादा और भारतीयों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, भारतीयों को चाहे कुछ मर्जी हो। दूसरी साइड जो भारतीय पूंजीपति हैं उनकी मिल में जो काम कर रहा है भारतीय, उसकी भी तो वैसी हालत है, उसकी जो हालत दयनीय है। वहां पर भी तो 6 साल 8 साल 6 साल इनसे कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, वो भी 11-11 घंटे से ज्यादा। वहां पर भी तो महिलाएं काम कर रही हैं मरते दम तक, वहां पर भी तो पुरुष काम कर रहे हैं मरते दम तक। ठीक है, और फिर जब लेबर एक्ट आया या फैक्ट्री एक्ट आया 1881 का और फिर 91 का, तो ये मॉडरेट्स ने उस लेबर एक्ट और उस लेबर एक्ट का विरोध जो है वो देखते हैं हम, उस सपोर्ट जो है वो क्यों नहीं किया, विरोध क्यों किया लेबर एक्ट का, जबकि उन लेबर एक्ट्स में लिखा था कि जो छोटी आयु के बच्चे हैं उनसे मजदूरी नहीं करानी है, या उसके अलावा 11 घंटे तक ही जो है वो सीमित रखा गया था वर्किंग आवर को। सो मॉडरेट्स ने वहां पर जो है वो सपोर्ट क्यों नहीं किया? तो जवाब यहां पर सिंपल सा ये बनता है कि जो भारतीय पूंजीपति हैं वो अंग्रेजी पूंजीपति के मुकाबले धीरे धीरे शक्ति में आ रहे थे। अगर भारतीय पूंजीपति शक्ति में आएंगे, और जो कांग्रेस का मॉडरेट वर्ग है वो कौन है? वो यही तो है, वो यही जमींदार और पूंजीपति वर्ग तो है। राइट, जो अपर क्लास है वही लोग तो है कांग्रेस के मॉडरेट्स में, या उन्हीं के द्वारा सपोर्टेड तो है, क्योंकि पार्टी चलाने में खर्चा तो लगता है। राइट, सो दैट मीन्स ये, या कहने का मतलब ये है कि भारत अगर प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेगा, इस तरह भी पुट कर सकते हैं। राइट, भारत अगर प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ेगा तो भारतीय उद्योगपतियों का होना जरूरी है, और अगर भारतीय कैपिटलिस्ट हैं मार्केट में और वो अगर अंग्रेजों को कंपटीशन दे रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार ने मुमकिन कोशिश करी कि ये कंपटीशन बना रहे, क्योंकि अंग्रेजों का ट्रेड कम करना है, भारतीयों की तरफ से ट्रेड बढ़ाना है। इसीलिए जो फैक्ट्री एक्ट्स है उनका सपोर्ट नहीं किया। आगे मैं फैक्ट्री एक्ट्स पे एक अलग से सेशन लूंगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, believed that labor legislations would affect the competitive edge enjoyed the Indian owned industries. राइट, ये मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्री एक्ट है उनका सपोर्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो लेबर लेजिस्लेशन है उससे क्या होगा, जो कानून लाए गए हैं इन फैक्ट्री एक्ट्स द्वारा, उससे भारतीय जो उद्योगपति हैं उनके उद्योगों पर असर पड़ेगा। ठीक है, उनके उद्योगों के लिए गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय उद्योगपतियों के कहने पर जो बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, उनसे लंबा लंबा जो है वो कई लंबे समय तक, कहने का मतलब एक दिन में 11 से ज्यादा यानी 14 से 16 घंटे काम कराया जा सकता है, बीच में गैप देकर ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिएगा, डिड नॉट वांट अ डिवीजन इन मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। जो शुरुआती मॉडरेट्स हैं वो ये चाहते थे कि हम धीरे धीरे पहले बेस क्रिएट करें। मैंने आपको समझाया ना, जो शुरुआती मॉडरेट्स हैं वो बेस क्रिएट करना चाहते थे। सो दैट मीन्स उनका जो बेस है वो डगमगा ना जाए, ये उनकी हर मुमकिन कोशिश रहती थी। ठीक है, सो दैट मीन्स बेस का कहने का मतलब क्या है कि जो वो मुद्दे रख रहे हैं वो फर्मली वहां पर रहे 10 साल तक। दैट मीन्स अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते हैं तो वो मुद्दा वहां पर बना रहे। अगर वो पॉलिसी, अगर वो जो काउंसिल्स हैं उनमें भारतीयों की संख्या चाहते हैं तो वो मुद्दा वहां पर बना रहे। अगर वो भारतीयों की लेबर, भारतीयों के जो भारतीय लेबर है उनकी अगर सुधार, उनकी अगर सिचुएशन में सुधार का मुद्दा लेकर आएंगे तो अंग्रेज पिन पॉइंट कर देंगे कि आप
पहले तो हमने आपको बोला था कि आपको सोशल मेजर्स करने हैं, आप पॉलिटिकल में तक चले गए, आप पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, अब आप फिर से जो है वो सोसाइटी को ठीक करने आ गए, तो आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो अंग्रेज जो है वो कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेंगे। दैट मीन्स एक श्योर फुट नहीं रहेगा, एक स्ट्रांग होल्ड जो अंग्रेजों पर बनाना चाहती थी कांग्रेस, वो नहीं बनेगी। तो मॉडरेट्स का जो बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी थी कि हमें अपनी एनर्जीज को डाइवर्ज नहीं करना है, अभी फोकस करना है एक पॉलिटिकल यूनिटी लाने में, अभी एक पॉलिटिकल बेस क्रिएट करने में। अगर हम मजदूरों का मुद्दा लेकर आएंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कांग्रेस से भड़क जाएंगे, ठीक है। जो भारतीय उद्योगपति है, भारतीय पूंजीपति है, वो कांग्रेस से खफा हो जाएंगे, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे भारतीय उद्योगपतियों का नुकसान होगा। अगर भारतीय उद्योगपतियों का नुकसान हो रहा है तो ऑब्वियसली अंग्रेजी उद्योगपति जो है वो और स्ट्रांग होते जाएंगे, और अगर अंग्रेजी इकोनॉमी और स्ट्रांग हुई तो ऑब्वियसली हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है वो और कुछ साल धकेल दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, did not support the factory acts of 1881 1891, मैंने आपको बताया ही। Thus earlier attempts to improve the economic conditions of the workers were in nature of philanthropic efforts which were isolated, sporadic and aimed at specific local grievances। that means ये कि वर्कर्स की कंडीशन को ठीक करने के जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं वो सारे हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअली लिए हो या कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लिए हो, यानी कि एक ऑल इंडिया लेवल पर नहीं किया गया हो, उसे एक ऑल इंडिया लेवल का मुद्दा बनाया नहीं गया। समझ रहे हैं आप? यही मॉडरेट्स का उनको मॉडरेट क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के मुद्दे जो है वो नहीं लाए। लाइक महिलाओं को ना जोड़ना, पीजेंट्स को ना जोड़ना, जो आर्टिशियंस है उनको ना जोड़ना, स्टूडेंट्स को ना जोड़ना, उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस ना करना, नॉन कोऑपरेशन ना करना, पैसिव जो है वो रेजिस्टेंस ना करना, बॉयकॉट ना करना, ये सारे क्या है, ये मॉडरेट मेथड है। उसके अलावा करना क्या है, उसके अलावा प्रेयर कर रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, ठीक है, चिट्ठियां डाल रहे हैं वॉइसरॉय को, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जो है वो वहां पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस समय के लिए जरूरी था। ये आउटडेट हो गया, कुछ दशक साल बाद ये आउटडेट हो गया, लेकिन फॉर दैट पीरियड ये बहुत जरूरी था, क्योंकि तब जो है वो एक पैर जमाने की जरूरत थी, एक अखिल भारतीय लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन का आना जरूरी था, ठीक है। फिर उसके बाद उनके मेथड ऑब्वियसली आउटडेट हो गए। वो ये समझने में वो इस ईगो कॉम्प्लेक्स में रह गए कि हम बड़ी शक्ति हैं, राइट। कुछ नेता लाइक फिरोज शाह मेहता जो है वो इसी ईगो कॉम्प्लेक्स में आ गए कि हम बड़ी शक्ति हैं, और वो तिलक के तर्कों को नहीं समझ पाए कि अब समय चला गया है। मॉडरेट फेज था जब वो कामयाब था, लेकिन अब हमें मास एक्सपेंशन पर आ जाना चाहिए, राइट। सो सेम थिंग हैज हैपेंड विद वर्कर्स को मॉडरेट्स ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक समय के आ जाने के बाद तिलक ने वर्कर्स को जोड़ा, लाला लाजपत राय ने वर्कर्स के साथ काम किया, और क्योंकि समय आ गया था कि मेन स्ट्रीम में वर्कर्स को लाया जाए इस आंदोलन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिक एफर्ट लिए गए। फिलैंथ्रोपी मतलब मानवता के भले के लिए किए गए काम। 1870 में शशिपदा बैनर्जी स्टार्टेड अ वर्किंग मेंस क्लब एंड अ न्यूज़पेपर भारत संजीवी, श्रमजीवी, नॉट संजीवी, भारत श्रमजीवी, यानी कि इंडियन लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1870 शशिपद बैनर्जी, ठीक है। सो भारतीय श्रमजीवियों के बारे में लिखना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद 1878 में सोरबजी शपूरजी बेंगाली tried to get a bill providing better working conditions to labor passed in a Bombay Legislative Council। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में से एक बिल जो है वो पास कराने की कोशिश करी, ताकि जो वर्किंग कंडीशंस है लेबर की वो बेहतर हो सके। अब वर्किंग कंडीशंस आज के लेबर की देखें और अंग्रेजों के समय की लेबर की देखें तो आप समझेंगे, आपको ये समझ आएगा कि कितना मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीयों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे वो। सिंपल सी बात, 14-14, 16-16 घंटे उन्हें काम कर रहे हैं। बड़े अब मिलों में भट्ठे होते हैं, राइट, समझ रहे हैं, फर्नेसेस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेंटिलेशन का बिल्कुल नहीं, वहाँ पर सैनिटेशन का कोई जो है वो अरेंजमेंट नहीं है। उसके अलावा वर्कर्स को सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, और जो मिल ओनर्स हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, और वर्कर से बहुत लंबे समय तक काम कराया जा रहा है। सो दैट मीन्स बहुत बुरी व्यवस्था थी। उसके खिलाफ
एक अखिल भारतीय लेवल पर आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अखिल भारतीय लेवल का जो इंस्टीट्यूशन था इंडिया नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट नेताओं द्वारा, क्यों नहीं उठाई जा रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स के लिए खतरनाक था, क्योंकि फॉर दैट टाइम उनको एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत थी, और अगर वो इस तरह के मुद्दे लेके आते तो अंग्रेज भी उनको आगे बढ़ने से रोकते और भारतीय शक्तियां भी उनको आगे बढ़ने से रोकती। समझ गए हम? नेक्स्ट चीज देखिएगा, 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे started the newspaper दीनबंधु and set up the Bombay Mill and Mill Hands Association। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि मिल हैंड एसोसिएशन या बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित है, तो आपके पास नाम होना चाहिए नारायण मेघनजी लोखंडे 1880 में। उसके बाद 1899 में द फर्स्ट स्ट्राइक बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज, पहली बड़े लेवल पर स्ट्राइक जो है वो कहां पर हुई है, किसने की है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जीआईपी रेलवे या जीआईपीआर कई जगहों पर लिखा होता है। अगर आपको जीआईपी लिख के कंफ्यूज कर दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के लिए मेंशन है वो। और सबसे पहली स्ट्राइक एक वर्कर्स द्वारा, पहली स्ट्राइक जो है वो भारत में 1899 में की गई और उसको वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला। इनफैक्ट केसरी और मराठा में लिखा भी गया, कई महीनों तक केसरी और मराठा में लिखा गया, उसके बारे में तुरंत बताएंगे किसके द्वारा, कौन था संपादक केसरी और मराठा का, यानी एडिटर कौन था केसरी और मराठा का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर वर मेनी प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड हु डिमांडेड बेटर कंडीशंस फॉर वर्कर्स एंड अदर प्रो लेबर रिफॉर्म्स। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स की डिमांड करने वाले कुछ नेता थे, ऐसी बात नहीं है कि सभी नेता ने पीट कर रखी थी, राइट। उनके बारे में कुछ नेता जो है वो काम कर रहे थे, यही वो नेता हैं जो बाद में हमें एक्सट्रीमिस्ट के रूप में दिखे। दैट मींस मॉडरेट्स नेता जो है वो अभी शुरुआत में नहीं कर रहे हैं, मॉडरेट्स नेता धीरे धीरे जो है वो उन्होंने लेबर रिफॉर्म को भी टॉपिक बनाया जब वो टॉपिक ज्यादा नजर में आने लगा। समझ रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मॉडरेट्स हैं वो, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में उन्होंने जो आम मुद्दे हैं वो नहीं उठाए। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो उठाते तो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते ना, उन्होंने मौका देख के उठाया है, राइट। मौका देख के इन मुद्दों को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं। मॉडरेट नेता भी जुड़े हैं, गोखले जैसे नेता भी जुड़े हैं, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता भी जुड़े हैं इनके कॉज के साथ, लेबर्स के कॉज के साथ, लेकिन शुरुआत में नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या क्या कंडीशन रही। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो स्वदेशी मूवमेंट के जो भागीदारी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनमें से किस किस ने सपोर्ट किया लेबर रिफॉर्म्स के लिए। पहला पॉइंट देखिएगा, वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन वाइडर पॉलिटिकल इश्यूज, स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वर्कर्स ने। सेकेंड चीज, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय अश्वनी कुमार बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस एंड अपूर्वा कुमार घोष। ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये चारों नाम स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हैं, और ना ही सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट से, लेकिन स्वदेशी प्लस लेबर रिफॉर्म्स, राइट। जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशंस में रिफॉर्म लाने का मुद्दा भी जो है वो स्वदेशी के साथ जोड़ने वाले नेताओं के नाम में आप इन चार नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, दीज स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नमेंट प्रेस, रेलवेज एंड जूट इंडस्ट्री। सरकारी प्रेस जो है वो अंग्रेजों की, उसके अलावा रेलवेज जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जो जूट है, रेलवेज है, सरकारी प्रेस है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, उसके अलावा जो पोस्टल सर्विसेज है, उसके अलावा जो मेडिकल सर्विसेज हैं, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ना सरकारी, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे स्ट्राइक्स को अपना हथियार बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर ना एक बहुत बेसिक समझ इतिहास को पढ़ने की एक और मैं आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि दुनिया को एक तराजू से तोलना बंद करो, राइट। उसी पॉइंट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन में और डाल देता हूं कि जो नॉलेज आपको इस समय है ना, जो परसेप्शन आपका इस समय है, जो थॉट प्रोसेस आपका इस समय है, वो कंटेम्पररी अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे है।
दैट मीन्स आज जो आपको पता है कि 5G नेटवर्क 6G नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, आज आपको पता है कि सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरी धरती के आसपास घूम रही हैं, और मतलब हर तरह की टेक्नोलॉजीज जो इवॉल्व हो चुकी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, माइक्रो चिपिंग हो रही है, मतलब कहने का मतलब कि बहुत आगे निकल गई है टेक्नोलॉजी, राइट। और बहुत सारे आइडियाज हैं हर स्फीयर में, पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमी में भी, सोशल में भी, हर स्फीयर में बहुत सारे इनोवेटिव नए आइडियाज हैं, और डेरोगेटिव भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इनोवेटिव हैं। सो आपकी जो समझ है वो इन सब आइडियाज को, तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि तो आप जो है वो 4G जनरेशन है, राइट। आपको, आपके पास जो नॉलेज है वो कंटेम्पररी है इसके हिसाब से, राइट। सो दैट मीन्स अगर आपको लिबर्टी की नॉलेज है तो, या फ्रेटर्निटी की नॉलेज है, या उसके अलावा कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, और उसके अलावा अगर आपको नेशनलिज्म, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इन सब की अगर आपको नॉलेज है, तो वो इस कंटेम्पररी में रहने की वजह से अपने आप को उठाइए और 1880 में लेके जाइए, अपने आप को उठाइए, अगर 1850 में रखिए जाकर, उस समय के व्यक्ति को क्या नॉलेज थी? उस समय के व्यक्ति को केवल ये नॉलेज थी कि माई बाप हमारा कौन है। जो एक पीजेंट है उसकी सोच, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जो पीजेंट है 1990 में, 1890 में आ जाते हैं, राइट, थोड़ा आगे चले जाते हैं जब लेबर या कांग्रेस पार्टी आने लगी। सो उस समय का जो लेबर है या एक जो पीजेंट है, उसके लिए माई बाप कौन है? अंग्रेज। और उसके लिए ये एक नए जो है वो चेहरे आ गए हैं, जो कि अंग्रेजों जैसे कपड़े तो पहनते हैं, अंग्रेजों वाली भाषा तो बोलते हैं, लेकिन है उनकी चमड़ी के रंग के, राइट। बातें जो है वो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत एलियन लग रही है, कि रिफॉर्म विफॉर्म आ रहा है कुछ, और आपके जो है वो वर्किंग आवर कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है, नॉर्मल हो चुका है उनको ओप्रेस, क्योंकि अंग्रेज जो है वो 150 सालों से ओप्रेस करते आ रहे थे, तो ओप्रेस होना उनके लिए नॉर्मल हो गया, राइट। सो वो नॉर्मल हो जाता है, राइट। एक नॉर्मलाइजेशन आ जाता है जीवन में, एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का। सो ये जो आइडियाज थे, जो नए नए आइडिया, वो उनके लिए बहुत ज्यादा नए थे, बहुत ज्यादा रेडिकल थे। दैट मीन्स कि एक छोटा सा भी, कि ये मान लेना उस समय कि ये जो मिल ओनर है इसके खिलाफ आप बड़ी आवाज उठा सकते हैं, इसका तख्ता पलट कर देंगे, बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए। आज हमारे लिए ये चीज पॉसिबल है, उस समय पॉसिबल नहीं लगती होगी लोगों को, राइट। सो दैट मीन्स जो मॉडरेट फेज के जो नेता थे वो एक ऐसी सिचुएशन से उभर के बाहर आ रहे थे, ऐसे आइडियाज को लेकर आ रहे थे जिनका जनमत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने पिछले 150 सालों से इतनी जबरदस्त पकड़ बनाई हुई थी लोगों के दिमाग पर। जैसे कि मुगलों का नाम चलता था पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मुगलों का नाम चलता था कि मुगलों के नाम से ट्रेड हो रहा है दोनों बंगाल और गुजरात से, उस वैसा ही इन्फ्लुएंस अंग्रेजों ने भी क्रिएट किया, दोनों बंगाल और गुजरात से अंग्रेजों के नाम से ट्रेड होने लगा, और भारत में सभी अंग्रेजों को जानते थे, मतलब मैक्सिमम जगहों पर जो जो हॉटस्पॉट थे, जहां पर अंग्रेज ज्यादा एक्टिव थे, वहां पर अंग्रेजों की गहरी पैठ थी लोगों के दिमाग में। और ऐसे में अगर कोई सूट बूट पहन के जेंटलमैन आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम अंग्रेजी अगर हटा देंगे हुकूमत, तो उसके मुंह पर हंस दिया जाएगा। दैट मीन्स उसके बात का वजन नहीं है। तो जो मॉडरेट्स ने इसीलिए शुरू में ऐसी कोई भी बात नहीं बोली, क्योंकि भारतीय ही नहीं मानते उनकी बात। अंग्रेज तो क्या मानेंगे, भारतीयों को ही वो बहुत बड़ा मजाक लगता कि तुम अंग्रेजों को हटाओगे, बड़ी बड़ी मुगलिया शक्तियां, बड़े बड़े नवाब जो है वो अंग्रेजों से हार गए, तुम अंग्रेजों को हराओगे। समझ रहे, ये परसेप्शन था लोगों के दिमाग में। इसीलिए मॉडरेट्स को धीरे धीरे पॉलिटिकल जगह बनानी थी, और इसीलिए जो एक वर्कर है उसके साथ उसके मुद्दे को नहीं लाया गया मेन स्ट्रीम में, क्योंकि अगर वर्कर के मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाया जाता तो और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाती, राइट। सो दैट मीन्स पॉइंट यहां पर मेरा ये है आपको समझाने का कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रीवियस टाइम्स हैं उनकी सिचुएशंस अलग थी, उनके थॉट प्रोसेस अलग थे, क्योंकि वो जो सोचते थे वो उस समय की अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से। दैट मीन्स अगर मैं तिलक को कट्टर हिंदू बोलता हूं, और अब मान लीजिए तिलक जैसी प्रेजेंस वाला व्यक्ति अगर प्रेजेंट में होता, तो क्या लगता है कि आपको उस व्यक्ति के विचार कैसे होते, या कैसा डायनेमिज्म होता, क्या सेक्युलर विचार होते या नहीं होते, राइट। वही मैं कह रहा हूं, यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि
अगर हम इतिहास में किसी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इतिहास की किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इतिहास की किसी घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि उस समय के जो व्यक्ति हैं उनका जो सोच का दायरा था वो उस समय की अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। राइट? सो ये एक बहुत बेसिक समझ है, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में डेवलप हो, तभी आपको लेयर बाय लेयर समझ आएगा कि क्यों राइट, वाई के जवाब आपको मिलेंगे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा क्यों किया, वाई के जवाब आपको मिलने शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि सवाल पूछने की प्रवृत्ति बनाइए। राइट? अपने अंदर जो है वो एक बेसिक प्रवृत्ति बनाइए कि सवाल पूछें आप, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 मुख्य सवाल हैं। हर चीज पे पूछ डालिए ये सवाल। अगर आपके अंदर ये क्यूरोसिटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है एक स्टूडेंट का, क्यूरोसिटी होना, काक चेष्टा। राइट? आगे देखिए, देयर वर अटेम्प्ट्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस बट दीज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। ट्रेड यूनियंस बनाने का अटेम्प्ट थे लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं थे। कहां तक पहुंचे हम स्वदेशी मूवमेंट तक पहुंचे। वहां पर कुछ नेता हैं स्वदेशी मूवमेंट के जो कि वर्कर्स की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेड यूनियन बनाने तक जो है वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम पिलाई लेड स्ट्राइक्स इन टूटिकोरिन एंड तिरुनवेली एंड वर अरेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2 व्यक्तियों के नाम इनको ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द बिगेस्ट स्ट्राइक ऑफ द पीरियड वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर तिलक्स अरेस्ट एंड ट्रायल। बंबई में कई दिनों तक, लगभग 6-7 दिनों तक स्ट्राइक चली थी तिलक के अरेस्ट के बाद, और बहुत मतलब बंबई के सभी लगभग जितने भी, चाहे वो कॉटन मिल्स में काम करते हों, उसके अलावा जितने भी वर्कर्स थे, उन सब वर्कर्स जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे स्ट्राइक करने। राइट? आफ्टर द अरेस्ट ऑफ तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। ठीक है, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट मीन्स अब यहां पर हमने क्या देखा, स्वदेशी मूवमेंट के समय क्या नहीं था, यूनियंस नहीं थी लेकिन स्ट्राइक्स हो रही थी। ठीक है, और उससे पहले मॉडरेट फेज में क्या देखा हमने कि जो मॉडरेट नेता हैं उन्होंने स्ट्राइक नहीं की, उन्होंने जो है वो मुद्दा उठाया ही नहीं, लेकिन जो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए, उनके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। फिर स्वदेशी मूवमेंट में ये मुद्दा थोड़ा बहुत उछला, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद की जो घटनाएं हैं वहां पर हमें ट्रेड यूनियन जाके बनती हुई दिखती है। और जो एक अखिल भारतीय लेवल पर जो ट्रेड यूनियन हमें दिखी वो आई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट वाज फाउंडेड ऑन October 31st 1920। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड फॉर द ईयर। अब देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने में गेस कीजिए किसका हाथ रहा होगा। सो आप बिल्कुल सही गैस कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये 2 मुख्य व्यक्ति हैं जिनका इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी रही, खासकर बाल गंगाधर तिलक की, क्योंकि उनके नाम से, क्योंकि एक यूनियन बनानी है, दैट मीन्स अखिल भारतीय लेवल की यूनियन बनानी है, दैट मीन्स भारत के सभी जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वहां पर जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, उनके जो मिल ओनर्स और वहां के जो एक्टिव पॉलिटिकल शक्तियां हैं, जो, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद मैंने आपको पूरा बताया, होम रूल मूवमेंट हुआ, बीच में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, तो बहुत सारे मिल ओनर्स भी धीरे धीरे क्या होने लगे, धीरे धीरे पॉलिटिकली ओरिएंटेड होने लगे। दैट मीन्स वो भी पॉलिटिकल शक्तियां गेन करने लगे, लोगों का सपोर्ट गेन करने लगे। तो ऐसे सभी लोगों को साथ में जोड़ना किसी एक बड़े फिगर का ही काम था, और वो जो बड़ा फिगर है वो बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो बड़े लेवल पर लीड नहीं कर सकते थे। रिलेटिवली यंग लाला लाजपत राय को लाया गया किस पर, प्रेसिडेंटशिप पे, किसकी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। और उसी वर्ष 1920 में जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ है उसको भी प्रिसाइड किया किसने, लाला लाजपत राय ने। तुरंत आप कमेंट्स में बताएंगे कि 1920 का जो कांग्रेस का सेशन है वो कहां पर हुआ था। ठीक है, सो लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट। अच्छा, ये पॉइंट देखिए पहले, सेकंड पॉइंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड for the year Lala Lajpat Rai was elected as the first president of AITUC and Diwan Chaman Lal as the first general secretary। ये नाम आप याद रखेंगे, दीवान चमन लाल।
राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि आगे मजदूरों के उत्थान के लिए इन्होंने लगातार काफी लंबे समय तक काम करे इन्होंने, ठीक है। सो दीवान चमन लाल वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिएगा, लाजपत राय वाज द फर्स्ट टू लिंक कैपिटलिज्म विद इंपीरियलिज्म। उन्होंने कहा इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म एंड आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। मैं आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, ये जो कैपिटलिज्म में से मिलिटरिज्म और इंपीरियलिज्म निकलकर आया है, ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा। इसके मैं जस्ट एक ब्रीफ एक ग्लिम्स दे देता हूं आपको, राइट। सो मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले टॉपिक पे अगर आपने लगातार मेरे टॉपिक्स फॉलो किए हैं तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था 1453 में मेहमद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल 11 को कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर में हराया था 1453 में। उसके बाद वहां से जो कैथोलिक रोमन्स निकले थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल में थे, वो गए इटली। जब वो इटली पहुंचे तो वहां पर रूढ़िवाद को देख के वो चकरा गए और अपने साथ वो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। उनके इनोवेटिव आइडियाज की वजह से वहां पर जो है वो रेवोल्यूशन आया, किसका? कल्चरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। सो रेनेसांस देखने को मिला। पहला फेज कल्चरल रेवोल्यूशन में रेनेसांस देखने को मिला यूरोप में। फिर उसके बाद दूसरे फेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की बात आई। सो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एस्टेब्लिश होने लगी। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म को रिप्लेस किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने, और धीरे धीरे जो है वो ब्रिटेन में जैसे सबसे पहले एक रिपब्लिक, एक पार्लियामेंट की स्थापना हुई और मोनार्क की शक्तियां कम हुई। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उससे पहले कैपिटलिज्म स्थापित हो चुका था, पूंजीवाद स्थापित हो चुका था। अब पूंजीवाद प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन ने मिलिट्री शक्तियों की सहायता से पूरी दुनिया की जितनी भी हॉटस्पॉट्स हैं इकोनॉमिक, उन पर इंपीरियलिस्टिक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। यही लाला लाजपत राय की सिंपल स्टेटमेंट कहना चाहती है। इनकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, मैंने जो बोला वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब ये बहुत बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा कि कैसे आज के डेट में जो दुनिया स्थापित है ना, मैं आपको ज्यादा नहीं 500 550 साल पुराना जो है वो विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा। उससे पहले का जस्ट मैं एक ओवरऑल ग्लिम्स दूंगा। कहां से? फ्रॉम द वेरी स्टोन एज से। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी फ्रॉम द वेरी स्टोन एज से मैं आपको एक ग्लिम्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम पढ़ेंगे लगभग रेनेसांस के बाद 1453 के बाद की घटनाओं को, ठीक है। तब आपको क्लियर होगा ये चीज, जो ये स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का। मैंने आपको बोला ना, लाला लाजपत राय जो पूरी दुनिया की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कमर्शियल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वहां पर घूमे थे। दैट मीन्स एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था उनका। वैसा ही कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपके अंदर भी होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The prominent Congress and Swarajist leaders C.R. Das presided over the 3rd and 4th sessions of AITUC। यह पॉइंट क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि यहां पर बताया गया है कि AITUC की क्रेडिबिलिटी क्या थी, कि जो स्वराजिस्ट हैं वो भी जुड़ना चाह रहे थे AITUC के साथ, और जो कांग्रेस है वो तो जुड़ी ही रखी थी। इसका मतलब यह है कि जो वर्कर वर्ग है उसको अब मेन स्ट्रीम में लाया गया, और वर्कर वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाना दोनों स्वराजिस्ट और कांग्रेस के पक्ष में था। इसीलिए अभी वर्कर्स के साथ काम करने का समय आ गया था। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द गया सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1922 वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ AITUC एंड अ कमिटी वाज फॉर्म टू असिस्ट इट। C.R. Das advocated the Congress should take up the workers and peasants cause and incorporate them in the struggle for Swaraj, or else they would get isolated from the movement। कांग्रेस के साथ हर चीज को जोड़ा जाना आवश्यक था। इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया कि कांग्रेस ने सभी पॉलिटिकल शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, अपना नाम जो है वो उनको देने की कोशिश करी, जिससे अल्टीमेटली नाम जो है वो कांग्रेस का ही जाए, भले ही कोई भी पॉलिटिकल शक्ति वहां पर काम कर रही हो। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सुनने में सही लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट जो है वो अप्रोच है। अगर कांग्रेस सबको जोड़ रही है, ठीक है, दैट मीन्स ये अंग्रेजों के खिलाफ ये छवि जाएगी कि एक बड़ी शक्ति है वो मिलकर काम कर रही है हमारे खिलाफ, जिस चीज की आवश्यकता थी।
सो भले ही एस्पायरेशंस कुछ भी रहे हो कांग्रेस के नेताओं के, लेकिन उसकी नेसेसिटी जो है वो थी भारतीय जनता के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए सूरत के स्प्लिट को कंडेम किया बाद में कांग्रेस के नेताओं ने, इसीलिए लखनऊ के पैक्ट को बहुत सराहा गया कांग्रेस द्वारा। इसीलिए गांधी जी ने जेल से निकलने के बाद स्वराजिस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया और फिर बाद में स्वराजिस को खुले तौर पर सपोर्ट भी किया, केवल इसी वजह से क्योंकि भारत जो है वो यूनाइटेड नजर आए। भारत अगर डिवाइडेड होगा और नजर भी आएगा तो अंग्रेज उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। समझे आप ये बात? नेक्स्ट चीज देखिएगा, अदर लीडर्स हु केप्ट क्लोज कॉन्टेक्ट्स विद एआईटीयूसी इंक्लूडेड नेहरू कौन सा नेहरू? ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सीएफ एंड्रूज, जेम्स सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वीवी गिरी, सरोजिनी नायडू। अलग अलग समय पर यही नेता ही एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट भी बने, इन्हीं नेताओं में से प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एआईटीयूसी के ऊपर जो प्रिसाइड कर रहे थे नेता वो सब कांग्रेस से एक्टिवली इन्वॉल्व थे। भले ही वो मॉडरेट हों, भले ही वो एक्सट्रीमिस्ट सोच के हों, गांधीवादी हों, सोशलिस्ट अप्रोच रखते हैं, उनकी अप्रोचेज अलग अलग हो सकती है। यही मैंने बोला ना कि कांग्रेस ने सबको अपने अंदर जोड़ा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट भी किया, राइट। कांग्रेस ने अपने साथ सोशलिस्ट को भी जोड़ा, कम्युनिस्ट को भी जोड़ा, जिसके खिलाफ स्वराज पार्टी ने, मैंने आपको बताया था 1928 में एक बिल आया था पिछले सेशन में, अगर आपको वो बिल याद होगा, अभी इसी सेशन में उसका जिक्र हम फिर से करेंगे। उस बिल को पास होने से रोक दिया था। उस बिल का नाम क्या है कमेंट में तुरंत बताएंगे। स्वराज पार्टी के एफर्ट्स की वजह से काउंसिल में वो मुमकिन हो सका था, राइट। सो दैट मीन्स ये कि जो एआईटीयूसी है उसका बहुत क्लोज रिलेशन रहा किसके साथ? कांग्रेस के नेताओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, इन द बिगिनिंग द एआईटीयूसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी। शुरुआत में एआईटीयूसी पे इफेक्ट किसका था? जो सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, जब बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता जो है वो मौजूद थे लीड करने के लिए एआईटीयूसी को, तब तक वो जो ब्रिटेन में मौजूद लेबर पार्टी है उनके रिपब्लिक आइडियाज का इन्फ्लुएंस था उन पर। धीरे धीरे भारत में कम्युनिज्म और सोशलिज्म के फैल जाने की वजह से जो ट्रेड यूनियंस है उस पर सोशलिज्म का जो है वो धीरे धीरे असर दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि लाला लाजपत राय के समय सोशलिज्म का असर नहीं था, या लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म, लेकिन 1917 की रशिया की क्रांति के बाद सोशलिज्म का जो होल्ड है वो धीरे धीरे भारत की पॉलिटिक्स में हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक अलग से टॉपिक लूंगा मैं, द राइज ऑफ लेफ्ट, या जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो धारणा है, पॉलिटिकल धारणा है, उनका भारत में उत्पन्न या डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उस पर एक अलग सेशन लेंगे हम, राइट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, द गांधीयन फिलॉसफी का क्या असर है। अब गांधी जी की फिलॉसफी का असर देखते हैं। द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप एंड क्लास कोलैबोरेशन हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट। गांधी हेल्प्ड ऑर्गेनाइज द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ATLA, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गांधी जी की मदद के वजह से ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। एंड थ्रू अ प्रोटेस्ट सिक्योर्ड अ 27.5% वेज हाइक। लेटर द आर्बिटर्स अवार्ड एंश्योर्ड अ 35% रेस। सो दैट मीन्स गांधी जी की ये नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप और क्लास कोलैबोरेशन वाला जो पॉइंट है ना, ये ट्रस्टीशिप और क्लास कोलैबोरेशन पे यहां पर एक पॉज लगा देना, इस थॉट पे, इस थॉट पर यहां पर एक पिन पॉइंट लगा देना। इसी थॉट को मैं गांधी जी की आइडियोलॉजीज वाला जो सेशन लूंगा ना, गांधी जी की जो इंडस्ट्रीज को लेकर या इकोनॉमी को लेकर क्या पॉलिसीज थी, वहां पर इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा, ट्रस्टीशिप क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल ट्रस्टीशिप का एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। सो बेसिकली गांधी जी का मानना यह था कि जो लेबर है उनकी मिल है, मिल ओनर की मिल नहीं है। यानी कि अगर आपकी मिल में, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो भारतीय हो, उनकी मिल में जो मिल वर्कर काम कर रहे हैं ना,
उनके हितों के लिए काम करना है मिल ओनर को, चाहे वो कहीं का भी हो। दैट मीन्स जो मिल ओनर है उसको एज अ ट्रस्टी काम करना पड़ेगा, और किसके ट्रस्ट में? उन मिल वर्कर्स के ट्रस्ट में। तो ये ट्रस्टीशिप की पूरी थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा, और क्यों जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एस्टेब्लिश नहीं हो सकती थी ट्रस्टीशिप थ्योरी, और नतीजतन गांधी जी को अपनी जान खोनी पड़ी। सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्पेकुलेशन है, मैं एग्जैक्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतिहासकारों के पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको बता सकता हूं, राइट। मैं आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज समझा सकता हूं। इतिहास की घटनाओं को किस तरह अलग अलग इतिहासकारों ने प्रिसीव किया है, हमें यह समझना है ना। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया, उसने क्या कहा? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन एज लीगल एसोसिएशंस। अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भागीदारी निभानी शुरू करी स्वराजित ने 1923 से। दैट मीन्स ये ट्रेड यूनियन बिल, ये एक्ट जो आया है, इसके आने में कहीं ना कहीं स्वराजित का हाथ मौजूद है, क्योंकि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इससे पहले लीगल नहीं थी, राइट। अंग्रेजों द्वारा श्रमिकों को इकट्ठा होने के राइट्स नहीं थे। इनफैक्ट कई जगहों पर तो अंग्रेजी मिल ऑनर्स और अंग्रेजी प्लांटेशन ऑनर्स को तो इतने राइट्स थे कि वो अपने मिल या प्लांटेशन से भागने वाले मजदूर को पकड़कर उसको अरेस्ट करके उसको सजा देने का हक था उनके पास, राइट। सो अंग्रेजों ने काफी बुरी हालत कर रखी थी। प्लांटेशन वर्कर्स पे मैं अलग से सेशंस लूंगा, ठीक है। धीरे धीरे जोड़ते जाइए इन पॉइंट्स को जो हम सेशंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो हमें, जो मेन गाइड बुक्स हैं या जो मेन स्ट्रीम बुक्स हैं, इनमें नहीं मिलती हैं। जैसे प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में ज़्यादा डीप में नॉलेज आपको ढूंढनी पड़ेगी, राइट। जो इन डेप्थ किताबें हैं, धीरे धीरे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उन किताबों से, उनमें आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। जो नील के खेतीहर हैं और जो अफीम की खेती हो रही थी भारत में, कोयले की खानों में जो मजदूर हैं, कॉटन मिल्स की, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे एस्टेब्लिश करेंगे। भारत की पॉवर्टी को हम धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, So Trade Union Act 1926, the Trade Union Act 1926 recognized trade union as legal associations, right? दूसरा पॉइंट, laid down conditions for registration and regulation of trade union activities। अब यहां पर अंग्रेजों ने अपना पॉइंट डाला कि लीगल तो है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही ये यूनियंस काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इन यूनियंस को फ्री हैंड मिलेगा, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फिक्स किए गए इन यूनियंस के लिए। नेक्स्ट चीज, secured immunity both civil and criminal for trade unions from prosecution for legitimate activities but put some restrictions on their political activities। अब यहां पर ये ट्रेड यूनियंस को बनाने का हक तो अंग्रेजों ने दिया। मैंने आपको समझाया, ये अंग्रेजों ने भारत में कोई भी कानून लाए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कैच तो थी ही। अब ट्रेड यूनियंस को लीगल किया उन्होंने, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि केवल आप इतना ही कर सकते हो, इससे बाहर कुछ करते हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, उसके लिए हम आपको चार्ज करेंगे। हो सकता है आप पे सेडिशन भी लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर आप कानून के दायरे में रहकर कर रहे हो कुछ, यानी कि इस 1926 के इस एक्ट के दायरे में रहकर आप कुछ कर रहे हो, तब आपके ऊपर जो है वो क्रिमिनल का चार्ज नहीं लग सकते। तो आप यहां पर सोचेंगे कि अगर आप कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं तो आप पे क्रिमिनल चार्ज कैसे लग गया? तो आप अंग्रेजी सिस्टम को अभी धीरे से धीरे समझ रहे हैं, अभी पूरी तरह नहीं समझे हैं, राइट। अंग्रेज जो है वो अपने सामने जो कानून हैं, जो लीगल राइट्स हैं लोगों के, जो भी थोड़े बहुत राइट्स उन्होंने दिए हुए थे लोगों को, जो कानून है उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति कोई कार्यवाही कर रहा है तो भी उसके ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस लगाए गए हैं। दैट मीन्स गुंडा राज आप बोल सकते हैं अंग्रेजों का मौजूद था। वो जो लेजिस्लेशन है उसका मजाक उड़ाया हुआ था उन्होंने, प्लस जो जुडिशरी है वो पूरी तरह अंग्रेजों की जेब में थी, जुडिशरी पर पूरा कंट्रोल था। यही है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। पॉलिटी में हम समझते हैं ना कि जो यूएस का जो जुडिशरी सिस्टम जो है वो यूएस की सेनेट से मजबूत है, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट से मजबूत है, राइट। तो वही भारत पे असर था ना कि भारत की जो जुडिशरी है वो भारत की उस समय की पार्लियामेंट के कंट्रोल में थी। पार्लियामेंट क्या थी?
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वो काउंसिल किसके कंट्रोल में थी? वायसरॉय और फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के, राइट। भले ही उसमें भारतीयों की प्रेजेंस थी, लेकिन द फाइनल से इज ऑलवेज ऑफ वायसरॉय और द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, लेट 1920s 1920 के दशक के अंतिम कुछ सालों में क्या क्या घटनाएं घटी देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट लेंट अ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी कंटेंट टू इट। भारत में धीरे धीरे कम्युनिज्म ने अपने पैर पसारने शुरू किए, ठीक है। आप मुझे यहां पर एक स्टेटमेंट, मुझे मैं आपको स्टेटमेंट कोट करता हूं, आप मुझे बताइएगा किसने कहा था, मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था। स्टेटमेंट का केवल मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं, एग्जैक्ट लाइन क्या थी वो नहीं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन ये है कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये पहला ऐसा मौका है जब भारतीय मजदूरों ने पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो उठाया है कोई, या पॉलिटिक्स में एंटर किया है भारतीय मजदूरों ने, ये पहला ऐसा मौका है। किसने स्टेटमेंट दी है आप कमेंट में बताएंगे, और किस मौके पर दी है ये भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो उसी आइडियोलॉजी के कम्युनिस्ट जो है वो धीरे धीरे लेट 1920s में भारत पे छवि छोड़ने लगे अपनी। इन 1928 देयर वाज अ 6 month लॉन्ग स्ट्राइक इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने लंबी स्ट्राइक चली बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में, लेड बाय गिरनी कामगार यूनियन। ये गिरनी कामगार यूनियन GKU क्या है, इसके ऊपर आने वाले सेशन में मैं आपको एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो दूंगा। सो ध्यान रखिएगा, ये गिरनी कामगार यूनियन क्या है, ठीक है। और इन्होंने 6 महीने तक लंबी स्ट्राइक चलाई, केवल अंग्रेजी मिल ओनर्स के खिलाफ नहीं, भारतीय मिल ओनर्स के खिलाफ भी, ठीक है, क्योंकि बंबई में भारतीय मिल ओनर भी बहुत सारे थे, और बंबई उस समय कॉटन इंडस्ट्री का हब था। ध्यान रखिएगा, अभी बंबई जो है वो मास मीडिया का हब है, तब बंबई कॉटन इंडस्ट्री का हब था। और कॉटन इंडस्ट्री से अन्य इंडस्ट्रीज कैसे एस्टेब्लिश हुई हैं बंबई में, ये मैं आपको आने वाले कुछ सेशन में कराऊंगा। बंबई से मुंबई का सफर क्या है, राइट। द होल ऑफ 1928 विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट किस साल को बोला गया? 1928 के साल को। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेरियस कम्युनिस्ट ग्रुप्स with leaders like S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, P.C. जोशी, सोहन सिंह जोशी एटसेट्रा। These were communist leaders। इन नामों को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको कम्युनिस्ट वाला टॉपिक कराऊंगा, ये नाम वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन व्यक्तियों की क्या जो है वो कहानी है पुरानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अलार्म्ड एट द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। यहां पर आप देख रहे हैं, इस बार एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कांग्रेस के ना होकर कम्युनिस्ट के हैं। द गवर्नमेंट रिजोर्टेड टू लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इट पास्ड पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस। ये आ गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, पब्लिक सेफ्टी बिल पास नहीं होने दिया गया था, लेकिन उसी बिल को अगले साल ऑर्डिनेंस के रूप में पास कर दिया गया था 1929 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेफ्टी बिल में क्या था कि जो फॉरेनर्स हैं भारत में और जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियाज वो फैला रहे हैं, उनको डिपोर्ट करो, वापस यूरोप भेजो। क्योंकि भारत में कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट आइडिया हैं, जो लाल छाया है या जो रेड लेबर यूनियन हमें धीरे धीरे बनती हुई दिखे भी, ठीक है, वो सब जो हैं वो यूरोप से आए हुए आइडियाज थे, और इसी 1920 के दशक में पॉपुलर हुए थे भारत में वो। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने शक्तियां गेन करी और अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। एक लेफ्ट विंग के तौर पर उभरे वो भारत में नाउ। और उन्हीं को ही भारत से डिपोर्ट करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जाना था, लेकिन उसकी जगह पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस आया है 1929 में। एंड द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट TDA 1929 का आया, ठीक है। अब ये TDA क्या है? पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस तो हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। TDA 1929 के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, इट मेड कंपल्सरी द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड्स फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। यानी अगर किसी इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट है, यानी वर्कर्स और इंडस्ट्रियल उस मिल ओनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और एक कंसल्टेशन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है? दैट मीन्स उन मिल ओनर्स, यानी कि वो मामला जो है वो
कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सरकार की कोर्ट में नहीं जाएगा, उस मिल की एक प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी, एक कोर्ट वहां पर ही एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब आप देख ही सकते हैं उस पर इन्फ्लुएंस किसका होगा, क्या मजदूरों का होगा इन्फ्लुएंस? बिल्कुल नहीं, मिल ओनर्स का इन्फ्लुएंस होगा। तो ये बेसिकली जो मजदूर है उनको सप्रेस करने के लिए ही बनाया गया। उसके अलावा मेड इलीगल द स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक्स को इलीगल किया गया। अब 1926 का जो एक्ट है उसने यूनियन को लीगलाइज किया। यूनियन क्या करती है? स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि यूनियन सिर्फ स्ट्राइक ही करती है, दैट मीन्स कहने का मतलब यूनियन क्या करती है, यूनियन का काम क्या है? यूनियन का काम है मजदूरों के हकों को उनको दिलाना। मजदूरों के हकों को वो कैसे दिलाएंगे? स्ट्राइक करके, राइट। अगर नहीं मिल रहे हैं तो सीधे तौर पे पहले खत लिखे जाएंगे, पहले मीटिंग्स होगी, अगर वैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या किया जाएगा? तब स्ट्राइक का यूज किया जाएगा, राइट। लास्ट है, नेक्स्ट चीज देखिए। यहां पर क्या बोला गया कि स्ट्राइक करना इलीगल है, किसमें? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे पोस्ट, रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस तरह के जो सरकारी जो महकमे है ना बड़े बड़े, पहले क्या हुआ करता था, रेलवेज पे स्ट्राइक हो रही है, पटरा वटरा सब उखाड़ देते हैं, ठीक है। और जो टेलीग्राफ है उनके खंभे तोड़ दिए, बिजली के जो है वो खंभे तोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज को नहीं चलने दे रहे हैं, ठीक है। जो अगर डाक खाने के डाक बाहर लगे हुए हैं, राइट, जो डाक बिन्स जो होते हैं, राइट, पोस्टल बिन जो होते हैं, उनको पूरा का पूरा वही उठा के ले गए लोग, ठीक है, उसमें आग लगा दे रहे हैं। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि इन सरकारी कामकाजों में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन रुक जा रही है तो अंग्रेजों का बिजनेस ठप हो जा रहा है, राइट। अगर टेलीग्राफ के खंभे उखड़ गए तो मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे हैं इंपॉर्टेंट अंग्रेजों के। इसीलिए यहां पर बोला गया कि ध्यान से देखिए कि किस तरह जो है वो उन्होंने लीगलाइज किया, पहले लीगलाइज किया तभी शिकंजा बना, ठीक है। ये मैं आपको माइक्रो एनालिसिस में इस तरह की पहुंच सिखाऊंगा धीरे धीरे कैसे पहुंचा जाता है इस कंक्लूजन पे, लेकिन एक ग्लिम्स दे देता हूं अगेन कि उन्होंने लीगलाइज क्यों किया, ताकि उनका पॉलिटिकल शिकंजा बन सके। पॉलिटिकल शिकंजा क्यों चाहिए था? क्योंकि धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था, स्वदेशी मूवमेंट के समय भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था। पॉलिटिकल शिकंजा लाने के लिए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लाए गए। यहां पर भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के तहत एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था, पॉलिटिकल शिकंजा कसने के लिए 1926 का एक्ट लाया गया, ट्रेड यूनियंस को लीगलाइज किया गया। अब लीगल तरीके से उन पर प्रेशर डाला जा सकता है, राइट। पहले क्या था? अब देखो अंग्रेजी सरकार जो है ना वो अपने लिए नुकसान भी तो कम से कम चाहती है ना, वो चाहती है कि जितना ज्यादा स्मूथ होगा ट्रांजैक्शन, डिप्लोमेसी का यूज करके, राइट, डिप्लोमेसी का यूज करके वो सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब भारतीयों को लगा ट्रेड यूनियन लीगल हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन ये नहीं समझ आया बहुत बड़े हिस्से को कि जो वायलेंस बढ़ रहा था किसके खिलाफ, जो वर्कर्स की बुरी हालत के खिलाफ, जो वायलेंस बढ़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, बेसिकली जो वायलेंस बढ़ रहा था वर्कर्स के बीच में, और जो कम्युनिस्ट आइडियाज आ रहे थे जो वायलेंस को रिजोर्ट कर रहे थे, जो सोशलिस्ट आइडियाज आ रहे थे जो वायलेंस को रिजोर्ट कर रहे थे, उनको सप्रेस करने के लिए एक डिप्लोमेटिक तरीका खेला अंग्रेजों ने कि इन सारी यूनियंस को लीगल कर दिया जाए। अब अगर वो लीगल हो जा रहा है, सो दैट मीन्स जो कांग्रेस जैसी पार्टीज है, जो ऐसे नेता हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में रहकर काम कर रहे हैं, जो एक अहिंसक बाउंड्स में रहकर काम कर रहे हैं, वो इस चीज का स्वागत करेंगे। और अगर वो इस चीज का स्वागत करेंगे, दैट मीन्स अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक कानून के तहत रहकर काम करना पड़ेगा, और वो ज्यादा बड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं अंग्रेजों के लिए, और उनको सप्रेस करना भी क्या रहेगा? आसान। तो ये काफी मल्टीफोल्ड सोच थी अंग्रेजों की, बहुत गहरा लंबा प्लान करके चलते थे वो लोग, ठीक है, साधारण व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर आपको करनी भी है, एक और चीज जोड़ी गई टीडीए में कि अगर आपको फिर भी स्ट्राइक करनी है तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट देखिएगा, अनलेस ईच इंडिविजुअल वर्कर प्लानिंग टू गो ऑन स्ट्राइक गिव एन एडवांस नोटिस ऑफ 1 मंथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर देखिए 1 महीने का नोटिस दिया। अब अगर मान लीजिए आप 1 महीने का नोटिस देंगे तो आपकी जगह, मान लीजिए आपके साथ एक मिल में 500 वर्कर्स आपके साथ हैं, 1 महीने का आपने नोटिस दिया, 1 महीने की आपको सैलरी नहीं देंगे वो, और आपकी जगह 500 नए वर्कर ले आएंगे, आपको निकाल देंगे, ठीक है। सो जो स्ट्राइक है वो अचानक से की जाए तो उसका असर होता है, राइट। स्ट्राइक क्यों की जाती है? ताकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप स्ट्राइक कर रहे हैं उसका काम ठप पड़ जाए और उस पर प्रेशर डले। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 महीने का नोटिस होगा तो वो स्ट्रीमलाइन कर लेगा ना अपने सारे प्रोसेस को, राइट।
सो यहां पर वो स्ट्राइक की एज चली जाती है 1 महीने का नोटिस देने की वजह से, मतलब नहीं रहता स्ट्राइक करने का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फोरबेड ट्रेड यूनियन एक्टिविटी ऑफ कोर्सिव और प्योरली पॉलिटिकल नेचर। दैट मीन्स अगर आप प्योरली पॉलिटिकल नेचर को लेकर अगर आप किसी तरह का यूनियन बना के या अगर आप किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इलीगल है। अगर वर्कर्स की सिचुएशन में कोई दिक्कत है तो आप यूनियन बना रहे हैं, दैट इज लीगल। लेकिन अगर आप क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप सिविल डिसोबीडियंस में जुड़ने के लिए, नॉन कोऑपरेशन करने के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं यूनियन, दैट इज इलीगल। ठीक है, ये बोला सब किसने? टीडीए ने 1929 के। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब हम देखते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। यहां तक काम नहीं चला टीडीए के बाद भी, अब जो एक्टिव नेता थे उनको कंट्रोल में लाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। राइट, सो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है क्या? बेसिकली जितने भी एक्टिव नेता थे उस समय के, उनको अरेस्ट किया गया। जो बड़े बड़े नेता थे, किससे जुड़े हुए? कम्युनिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनिस्ट थे या एक्सट्रीमिस्ट नेता थे और कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के थे, उनको अरेस्ट किया गया। यहां पर देखिएगा, मार्च 1929 द गवर्नमेंट अरेस्टेड 31 लेबर लीडर्स एंड 3.5 ईयर, 3.5 साल की ट्रायल्स चली मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। बेसिकली है क्या यहां पे? 29 में आप मुझे पहले तो बताएंगे, खैर मैं ही बता देता हूं, इरविन था उस समय, है ना। 21 से 26 रीडिंग और 26 से 31 इरविन। सो लॉर्ड इरविन उस समय वायसरॉय था, उन्होंने इन 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया और मेरठ बुलाया गया इन्हें। मेरठ मतलब लेके आया गया और वहां पर मेरठ में इनके ऊपर केस चला। 3.5 साल ये केस चला, 29 से लगभग 33 के, मतलब 33 तक चला, 29 से 33, और इस केस को कहा गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, और इस केस में अंत में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगलकर, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अन्य कई नेता, इन सब नेताओं को सजा मिली। राइट, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिली लेकिन सजा मिली ने, लंबे लंबे। द ट्रायल गॉट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी बट वीकेंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट। ट्रायल को पब्लिसिटी तो बहुत मिली, रूजवेल्ट जो है वो उसने क्रिटिसाइज किया, उसके अलावा आइंस्टीन ने भी अपनी स्टेटमेंट दी इसके खिलाफ। राइट, सो दैट मीन्स इस मूवमेंट को काफी सपोर्ट तो मिला वर्ल्ड वाइड, इस केस को काफी सपोर्ट तो मिला वर्ल्ड वाइड, लेकिन इससे कुछ सुधार नहीं हुआ क्योंकि बड़े लीडर्स चले गए जेल में। वही वाला काम हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, उससे पहले अरेस्ट किया गया था कुछ को, उसके बाद जो है वो भगा दिया गया था इंडिया से बाहर। लेकिन यहां पर वही हुआ, टीडी आया और उसके बाद मुख्य नेताओं को अरेस्ट कर लिया। मुख्य नेता अंदर चले गए, जो बाहर थे वो लीडरलेस रह गए। उन्होंने अगर वायलेंस किया तो उनको कुचल दिया गया। वो वायलेंस कर रहे थे इसलिए कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो कांग्रेस से अलग भी हो गई थी कौन? ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स है, ये कांग्रेस से कुछ समय के लिए अलग भी हो गए थे। आइए हम आगे देखते हैं। द ट्रायल गॉट वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी बट वीकेंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट। द वर्कर्स पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग 1913 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट आफ्टर 1931 there was a dip in working class movement because of the split in 1931 in which the corporatist trend led by N.M. Joshi broke away from AITUC to set up All India Trade Union Federation। 1931 में AITUC का स्प्लिट हुआ। अब AITUC पे एक अलग से सेशन लूंगा स्पेसिफिकली, मैंने आपको बोला ना, दीज आर जस्ट फाउंडेशनल सेशंस। जब हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो AITUC का अलग से माइक्रो एनालिसिस करेंगे, उसमें मैं स्प्लिट के बारे में डिटेल में नॉलेज दूंगा। यहां पर केवल आपको यह जानना है कि AITU का स्प्लिट हुआ और उसमें से जो नई पार्टी निकल कर आई है, नई जो ट्रेड यूनियन निकल कर आई है, वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1935 में कम्युनिस्ट ने वापिस जुड़ गए कम्युनिस्ट AITUC के साथ। ठीक है, तो पहले स्प्लिट 1931 में स्प्लिट हुआ, 1935 में वापिस जुड़ गए। नाउ द लेफ्ट फ्रंट कंसिस्टेड ऑफ कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सोशलिस्ट एंड द लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट लाइक नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। सो यहां पर एक टॉपिक आता है 1934 की द ग्रेट डिबेट। ठीक है, कि आगे की स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद की स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए, उसके ऊपर एक ग्रेट डिबेट है, उसको अलग से टॉपिक पे समझेंगे। वहां पर पहुंचने के लिए हमें पहले सोशलिज्म कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, कम्युनिज्म कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, उसको समझना जरूरी है। आगे आने वाले सेशंस में सोशलिज्म कम्युनिज्म पर भी लूंगा, तब जो है वो ये ट्रेड यूनियन वाला सारा फंडा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए यहां पर पिन पॉइंट कर दीजिएगा इस पॉइंट को,
ठीक है। नाउ द लेफ्ट फ्रंट कंसिस्टेड ऑफ कम्युनिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट। ये तीन लोग जो है ना, कम्युनिस्ट, कांग्रेस के सोशलिस्ट और जो लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट है लाइक नेहरू एंड सुभाष, इनकी लीड जो है वो 1934-35 में इनके लीड में जो है वो नजर आई हमें कांग्रेस, ठीक है। और इन्हीं की लीडरशिप में आगे जो है वो क्या काम किया 1937 के इलेक्शन में, कांग्रेस की मिनिस्टर्स ने काम किया, ठीक है। सो अंडर कांग्रेस मिनिस्टर्स, पहला पॉइंट देखिएगा, ड्यूरिंग द 1937 इलेक्शंस AITUC had supported the Congress candidates. Obviously, the Congress governments in province gave up a fillip to the trade union activity. जो कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल 1935 का फेडरल स्ट्रक्चर याद है आपको, इलेक्शन हुआ फिर उसके बाद 37 में, उसमें जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स बने उन्होंने इन ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट किया ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द कांग्रेस मिनिस्टर्स वर जनरली सिंपैथेटिक टू द वर्कर्स डिमांड। और लास्ट पॉइंट है, मेनी लेजिस्लेशंस फेवरेबल टू द वर्कर्स वर पास्ड। अब इन सारे पॉइंट्स को इलॉबरेट करके हम पढ़ेंगे, ये फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग मैंने कर दिया यहां पर मेंशन, इनको हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे जब मैं आपको 1937 के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद जो कांग्रेस की सरकार रही, नॉट सरकार लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो मंत्री बने, मिनिस्टर्स बने, और वो जो शक्ति में रहे जब तक उन्होंने रिजाइन नहीं कर दिया, उस सारे हिस्से में मैं आपको एक सारे पॉइंट कराऊंगा कहां कहां पर क्या क्या लेजिस्लेटिव फैसले लिए गए, वहां पर हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे इन सारे पॉइंट्स का। तो यहां पर केवल आपके पास मेंशन होना जरूरी है कि 1935 के बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया है। और आज हम लास्ट में देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो क्या स्टांस रहा, किनका, लेबर्स का। सो पहला पॉइंट देखिएगा, इनिशियली द वर्कर्स अपोज द वॉर बट आफ्टर 1941 व्हेन रशिया जॉइंड द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ एलाइज, द कम्युनिस्ट डिस्क्राइब्ड द वॉर एज पीपल्स वॉर एंड सपोर्टेड इट। 1941 में जब सर्दियों का मौसम था, जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया, बहुत बड़ी गलती करी। विश्व युद्ध जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे डायनामिक समझाऊंगा विश्व युद्ध के, किसने कहां पर कैसे अटैक किया था, राइट। सो सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल में। लेकिन कम्युनिस्ट ने जो यहां पर पलट गए उनके जो ओपिनियन, उससे पहले जर्मनी ने जब तक रशिया पर अटैक नहीं किया था, द फादरलैंड ऑफ कम्युनिज्म दे कॉल इट, राइट, जब तक रशिया पर अटैक नहीं किया था तब तक वॉर का अपोज करते रहे वो। लेकिन जैसे ही रशिया पर अटैक किया उन्होंने कहा कि वॉर का सपोर्ट करो, अब ये लोगों के खिलाफ वॉर हो गई है। क्यों? क्योंकि रशिया के खिलाफ अटैक हो गया है, अब ये लोगों के खिलाफ छिड़ गई है ये लड़ाई। सो दैट मीन्स आपको करना ये है कि अब भारत में प्रोडक्शन बढ़ानी है आपको। तो मजदूरों को बोला गया कि अब आप मिलों में काम करना शुरू करो, भारत में प्रोडक्शन बढ़ाओ, अंग्रेजों की सहायता करो इस युद्ध को जीतने में। अगर अंग्रेजों की सहायता करोगे तो आप रशियंस की सहायता होगी, क्योंकि अलाइड फोर्सेज जो है वो जुड़ी हुई थी उस समय, ठीक है। अंग्रेज, ब्रिटिश और रशियन जो है वो जुड़े हुए थे आपस में, स्टालिन और चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द कम्युनिस्ट डिसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो साफ साफ मना कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने और खासकर गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बुरी होती हुई हालत को इस्तेमाल किया किस चीज के लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में सबको झोंक दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट के डायनामिक्स में आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, इसलिए मैं अभी स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए वो फन समझने का, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट जब आपको समझाऊंगा ना तब वहां पर बताऊंगा गांधी जी का डायनामिक्स, युद्ध विराम, युद्ध की नीति, और फिर अंत में क्यों बोला गांधी जी ने कि अब करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस वाज एडवोकेटेड बाय द कम्युनिस्ट। इंडस्ट्रियल पीस यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उनका पीसफुली काम करना जरूरी है। इन द पीरियड 1945 to 1947 वर्कर्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन पोस्ट वॉर नेशनल अपसर्जेस। अब युद्ध के बाद जिन लोगों पर, युद्ध के दौरान जिन मजदूरों पर कम्युनिस्ट पार्टी का या कम्युनिस्ट जो शक्तियां हैं उनका कंट्रोल था, वो लोग तो प्रोडक्शन करते रहे या मिलों में काम करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस द्वारा या गांधी जी द्वारा इन्फ्लुएंस थे उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेट किया। और फिर युद्ध के खत्म हो जाने के बाद जो कम्युनिस्ट सपोर्टर्स थे उन्होंने भी नॉन कोऑपरेट करना शुरू किया। In 1945, the dock workers of Bombay and Calcutta refused to load ships taking supplies to the
वॉरिंग ट्रूप्स इन इंडोनेशिया। उसके अलावा ड्यूरिंग 1946 द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ नेवल रेटिंग्स। अब ये नेवल रेटिंग्स कहाँ हुई थी, तुरंत कमेंट में बताएंगे आप मुझे। नेवल रेटिंग्स की जो म्यूटनी हुई थी कहाँ हुई थी, आप कमेंट में बताएंगे। 2 जगहों पर हुई थी, दोनों जगहों का नाम देंगे आप। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ फॉरेन रूल देयर वर स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स ऑन पोस्ट, रेलवेज एंड मेनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। अंतिम समय में तो भारतीय मजदूरों ने अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई थी कि अब तो अंग्रेज जाने वाले हैं, और सभी भारतीय मजदूरों को लग रहा था कि अब हमारा कुछ भला होगा, क्योंकि जो भारतीय सरकार जो आएगी ना, नई जो भारतीयों की सरकार आएगी, वो हमारे लिए भला करेगी। इसीलिए वो उत्साहित हो गए थे। अब हम आगे देखेंगे कि भला हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, किस रफ्तार से हुआ, अगर हुआ भला तो, राइट। इन सारी चीजों को हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में समझने की कोशिश करेंगे। सो आज हमने केवल इतना ही समझा, केवल बहुत बहुत मोटा मोटा ओवरव्यू लिया आज हमने। ये मत सोचिएगा कि दिस वाज इन डेप्थ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अगर मिस किए हैं ना मैंने, ये मत समझिएगा कि जान के मिस कर दिए। वो चीजें जो है वो मैंने मेंशन नहीं की, वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपस में साइकिल होंगे और वहां पर वो सारी जुड़ती रहेंगी चीजें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि टॉपिक्स को मिस ना करें। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा मेरी सीरीज को फॉलो करते जाइए, क्योंकि लेक्चर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। कनेक्ट, कोरिलेट करता चल रहा हूं मैं सारी चीजों को। बहुत जरूरी है आपको कनेक्ट करना, चीजों को जोड़ना आपस में एक दूसरे के साथ, राइट। ये पूरी इतिहास एक कहानी है, जैसे मैंने बोला ना, ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। तो विश्व इतिहास को जब मैं जोड़ूंगा ना, इसके बाद ये मॉडर्न की सीरीज में कुछ लेक्चर्स और आएंगे, फिर मैं उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज लेकर आऊंगा। उसमें मैं आपको एक बहुत थॉरो बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा और वहां से मैं मॉडर्न को जोड़ता हुआ चलूंगा। तब आएगी आपको एक बेहतरीन समझ, तब डेवलप होगी, ठीक है। सो आज के सेशन में केवल इतना ही। अगर आपने अंत तक ये सेशन देख लिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको भी इसी तरह अंत तक देख लीजिएगा। अगर सेशंस आपको लेंदी लगते हैं तो उनको पॉज करके देख लीजिए ऑब्वियसली, लेकिन देखिए उनको पूरा पूरा जरूर और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जैसे कि आपको बोला ना कि केवल फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, अभी मैं इन डेप्थ नहीं गया हूं। सो इन डेप्थ के तौर पर अभी इन टॉपिक्स को मत लीजिएगा, एक फाउंडेशन क्रिएट कीजिए पहले मेरे साथ, एक फाउंडेशन क्रिएट कीजिए। क्योंकि आपको लग ही गया होगा, अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि दिस इज द न्यू अप्रोच। ऐसी अप्रोच आपको बहुत रेयर जो है वो देखने को मिली होगी इतिहास पढ़ने की। सो इसीलिए बोल रहा हूं, पहले फाउंडेशन क्रिएट करें, फिर हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे केवल। और मैंने आपको यह भी बोला है कि केवल हम हिस्ट्री ही नहीं पढ़ेंगे, मैं अन्य सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊंगा और हिस्ट्री से ही उन सब्जेक्ट्स को डराइव करूंगा। भले ही वो पॉलिटी हो, भले ही वो इकोनॉमी हो, वो गवर्नेंस हो, आईआर हो, उसके अलावा अगर सोसाइटी हो, अगर हमें GS1 के लेना है, ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं, इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। आपकी प्रॉपर समझ क्रिएट करेंगे हम यूपीएससी के लिए और अन्य सभी एग्जामिनेशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सेशंस केवल यूपीएससी से ही ओरिएंटेड हैं, बेस लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के सारे एग्जामिनेशंस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स दोनों चीजें जुड़ती जा रही हैं। सो निहत्ते मत आया कीजिए, कॉपी पेंसिल लेकर आया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बुक में भी मिल जाएगी नॉलेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, वहां से नोट कर लो। अब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप लिखने की आदत डालिए, अपने हाथ से लिखना बहुत आवश्यक है। अगर आप कॉपी में अंडरलाइन करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, लिखना बहुत आवश्यक है आपके लिए, राइट। सो हैविंग सेड दिस, मैं आज सेशन को खत्म करता हूं। अंत में CSE एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एप्लीकेशन को चेक जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को चेक कीजिए, उसमें बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मेक श्योर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ध्यान नहीं होता कि मेरे को वो टॉपिक भी पढ़ना है, वो टॉपिक भी पढ़ना है, तो वहां पर वो सारे टॉपिक इकट्ठा दिए हुए हैं, तो आपकी नजर में आ जाता है कि अच्छा मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं अंग्रेजी पढ़ लूं, या मेरे ज्योग्राफी का NCERT जो है वो मिस्ड है, मैं ज्योग्राफी NCERT पढ़ लूं, मेरी पॉलिटी जो है वो यहां मिस है, पॉलिटी कवर कर लेता हूं। सो यू कैन चेक दोज आउट, राइट। सो मेक श्योर कि आप देखें उसे, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा जरूर डिस्क्रिप्शन में। सो आज के सेशन को यहीं खत्म करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे।